हाय एवरीवन। जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि एनसीईआरटी ने नई क्लास 6 की जो सोशल साइंस की बुक है वो लॉन्च कर दी है, यानी पब्लिश कर दी है। तो उस बुक से हम जो है अब स्टार्ट करेंगे अपने प्रिपरेशन को और बेसिक अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने के प्रयास करेंगे। इसमें जो पहला चैप्टर है, जैसे मैंने बताया था, ओवरव्यू जब दिया था इस पूरी बुक का, तो उसमें पहला जो टॉपिक या खंड बनाया गया था वो भूगोल से था। तो इसलिए चैप्टर भी पहला जो है वो भूगोल से है। इसमें जो बताया गया है वो नाम, अगर नाम से आप समझो तो बहुत आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी। वो ये है कि पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। अब स्थानों की स्थिति अगर आपको जाननी है तो इसके लिए कम से कम दो दिशाओं से आपको जानकारी मिलनी चाहिए। तो इसमें क्या है, अगर कहा जाए तो पुस्तक जो है किस बात पे फोकस करती है, तो अक्षांश और देशांतर। इन दोनों बिंदुओं पे आपको स्पष्ट करेगी कि किसी भी स्थान की स्थिति जो है अक्षांश और देशांतर के माध्यम से आप पता कर सकते हो एग्जैक्ट लोकेशन उसकी क्या है। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ और भी चीजें स्पष्ट की गई हैं, जैसे मानक समय और प्लस स्थानीय समय के बारे में बताया गया है कि ये क्या होता है, इनके बीच के संबंध और अंतर को, डिफरेंसेस को भी बताया गया है। साथ ही साथ जो है मानचित्र, मानचित्र के बारे में इंपॉर्टेंट चीजों को स्पष्ट किया गया है। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण आयाम रखा गया है नई एनसीईआरटी में, नई शिक्षा नीति के बाद, वो ये है कि भारतीय उपलब्धियां, भारतीय उपलब्धियों पे भी बात की गई है। तो इन उपलब्धियों की अगर बात करें तो उपलब्धियों का सेंस क्या होगा कि जो कॉन्टेक्स्ट है उसके संदर्भ में भारतीयों की स्थिति क्या रही है, या भारतीय ज्ञान और विज्ञान कितना आगे था, वो चीज भी इस चैप्टर में बताई गई। और इसका सबसे आसान उदाहरण आप समझ सकते हो, सबसे पहले जो कोटेशन दिया, जो आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई उनकी पुस्तक से लिया गया कोट है, जो ये कहता है कि पृथ्वी जो है ना अंतरिक्ष में स्थित है। और अंतरिक्ष में स्थित होने का मतलब है कि वो स्वतंत्र पिंड के तौर पर लटक रही है, और जो जल, पृथ्वी, वायु और अग्नि से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि वो गोलाकार है। वो उस समय बता रहे हैं जब यूरोप, जिसे हम आज विकसित मानते हैं, वो इस बात पे कहीं न कहीं इतना कठोर था कि वो सुनना भी नहीं चाहता था कि पृथ्वी गोल है, या उन अवधारणाओं को परिवर्तित करने से बचना चाहते थे। साथ ही इसमें जो चीज़ लिखी गई है वो है स्थलीय जलीय प्राणियों से घिरी हुई है। यानी पृथ्वी का जो ऊपरी ढांचा है, अगर कहें जिसे हम भूपर्पटी कहते हैं, वो किस चीज़ से मिलकर के बना है? वो मिला है स्थल मंडल और जल मंडल के निर्माण, यानी कि के माध्यम से निर्मित है। तो ये चीज़ जो है ना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो इस कोटेशन को थोड़ा-सा याद रखना। हो सकता है ये सीधे-सीधे प्रीलिम्स में पूछ लिया जाए आपसे कि ये किस भारतीय जो है अगर कहा जाए तो विद्वान के द्वारा कथन दिया गया है। तो निम्नलिखित कथनों में से आर्यभट्ट को लेकर के भी पूछा जा सकता है, ये कथन सही है या गलत है। तो थोड़ा-सा आप ये ध्यान रखना कि पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित है, जो जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी से मिल करके बनी हुई है। पृथ्वी का मतलब यहाँ पे आप पदार्थ की बात हो रही है, और यह गोलाकार है। ये बात थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है कि लास्ट की जो लाइन है ना, वो आप समझो कि गोलाकार होना और उसका स्थलीय और जलीय प्राणियों से घिरा होना इम्पोर्टेंट कोटेशन का हिस्सा है, जिसको आप थोड़ा-सा ध्यान में रखेंगे। ठीक है? अब आगे बात करें तो इस चैप्टर से आप क्या-क्या चीज़ें समझ पाओगे। देखो, मानचित्र क्या होता है ये आप आसानी से समझ पाओगे, उसका उपयोग कैसे करते हैं, साथ ही साथ निर्देशांक, यानी कि कुछ इंडिकेटर्स हम कैसे यूज़ करते हैं। पृथ्वी पर किसी स्थान को अगर बताना है, अंकित करना है, तो कैसे आप बताओगे, अक्षांश और देशांतर का उपयोग करके कैसे बताएँगे, स्पष्ट करेंगे, वो आप समझ पाते हो। और साथ ही साथ देशांतर से स्थानीय समय और मानक समय का जो संबंध है, रिलेशन है, वो आप जो है आसानी से समझ पाओगे। तो चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि मानचित्र होता क्या है? अगर आपसे बेसिक तौर पे पूछा जाए कि मानचित्र क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो आपको क्या बताओगे? तो इसके लिए बहुत सिंपल और सरल भाषा में आप जो यहाँ पे लाइन दी गई है, पंक्तियाँ दी गई हैं, बताया गया है, वो याद कर लीजिए। ये एक तरीके का स्थानों का पता बताने का मार्गदर्शक है, यानी कि गाइड है, जो ये बताता है कि किसी स्थान पर आप किस तरीके से कहाँ है वो और कैसे वहाँ पर पहुँच सकते हैं। ठीक है? उसकी अवस्थिति, यानी कि अवस्थिति क्या है और कैसे आप वहां पे पहुंच सकते हैं, ये भी आपको जानने को मिलता है। क्लियर? अब आगे बढ़े इस चैप्टर में। तो देखो,
मानचित्र का समूहन, अगर आप एक मानचित्र यानी कि एक चित्र जो यूज करते हो जिसमें आप जो है रास्ते बताते हो, स्थिति बताते हो किसी स्थान के, अगर इसका समूह आप यूज करते हो तो वो एटलस हो जाएगा, यानी कि मानचित्रों या का संग्रह हो जाएगा वो। इसमें तीन चीजें होती हैं। एटलस में तीन तरीके का हम चित्रण मानचित्रण कर सकते हैं। एक भौतिक, ठीक है, भौतिक में भू आकृतियां, पर्वत, पठार, नदी, महासागर, झील, ये सब आप दिखाते हो। और दूसरा राजनैतिक। अब यहाँ पे राजनीतिक का मतलब क्या हुआ? राजनीतिक का मतलब हुआ कि किसी राज्य की सीमा, पॉलिटिकल जो बाउंड्री है वो आप दिखाओ, उसकी कैपिटल दिखाओ, उसके जिलों के बारे में बताओ, उसके स्थानीय संस्थाओं का जो मंचन करिए। उसी तरीके से आप राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय जो मतलब राज्य हैं उनके बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी राज्यों की आप सीमाओं को स्पष्ट करो, उनकी कैपिटल बताओ, उनकी फाइनेंशियल कैपिटल आप बताओ, इंपॉर्टेंट सिटीज बताओ, तो ये पॉलिटिकल जो है मैप हो जाएगा। तीसरी जो इसकी इम्पोर्टेंट चीज होती है वो ये हो जाता है कि आप जो है किसी एक विशेष चीज को आधार बना करके उस फिर मानचित्र कराओ तो थीमेटिक, यानी कि थीम के आधारित। जैसे मान लो गेहूं के उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन की बात करो तो गेहूं के उत्पादन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या योगदान है, किस क्षेत्र में ज्यादा होता है, किस क्षेत्र में कम होता है, ये सब चीजें अगर आप बता रहे हो तो वो थीमेटिक हो जाएगा, क्योंकि आपने प्रोडक्शन को आधार बना लिया वहां पे। उसी तरीके से अगर जलवायु के आधार पे आप बनाते हो थीमेटिक, जलवायु को थीम बांध करके पूरा मैप बना रहे हो तो वो जो है थीमेटिक मैपिंग के अंतर्गत आता है। मानचित्र में तीन चीजें होना जरूरी है, यानी कि मानचित्र अगर बड़ा मानचित्र यूज किया जा रहा है तो उसमें तीन चीजें रहेंगी ही रहेंगी। एक दूरी के बारे में बताया जाएगा कि दूरी क्या होगी। दूसरा दिशा, दिशा का होना आवश्यक है, बिना दिशा के मानचित्र का आप जो है उपयोग नहीं कर सकते। और तीसरी जो चीज है प्रतीक, प्रतीक यानी कि जब आप बड़ा मानचित्र बनाओगे तो उसमें चीजों को दर्शाने के लिए आप उनका सीधे सीधे उपयोग नहीं कर सकते, उनके लिए नाम नहीं लिख सकते। बड़े क्षेत्र के लिए आप छोटे पेपर पे आप बना रहे हो तो वहां पे आप प्रतीकों का उपयोग करते हो। जैसे नदियों के लिए ब्लू लाइन यूज कर ली जाती है, रेलवे लाइन के लिए मतलब ट्रैक के लिए जो है क्रॉस करके बना दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट सड़क के लिए जो थोड़ी सी चौड़ी लाइन बना दी जाती है ऐसे पट्टी करके, ठीक है। तो ऐसे जो बहुत सारे तरीके हैं जो मानचित्रों के निर्देशन के लिए उपयोग किए जाते हैं, साइन वो यूज में आता है। तो ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। देखो मानचित्र पे क्वेश्चन पूछिए में बहुत पहले पूछा जा चुका है, हो सकता है कि नई बुक है, नया गाइडलाइन है आया है एनसीईआरटी में, नई शिक्षा नीति के आधार पे, तो इसके आधार पे आपके लिए क्वेश्चंस बनते जाएंगे। अब इसी तरीके से जो हम मानचित्रों में उपयोग करते हैं, आपने देखा होगा कि दिशा बताने के लिए ऊपर में ऐसे बना होता है साइन, जिसमें ऊपर में नॉर्थ लिखा होता है, ठीक है। तो नॉर्थ हो गया, इधर ईस्ट हो जाता है, ऐसे साउथ, और ये वेस्ट। तो इस साइन के लिए एक टर्म आता है, आपको ध्यान रखना होगा। इसके लिए चतुर्दिश दिया गया टर्म है या फिर जो है प्रधान बिंदु कहा जाता है, ठीक है। तो इससे आपको आसानी हो जाती है दिशाओं का क्लियर एक जो है आपको अनुमान हो जाता है कि किस दिशा में क्या, कौन सी सिटी, कौन सा नहर, कौन सी नदी या कौन सा राष्ट्र जो है अवस्थित है। अब जैसे हम कैसे जानेंगे कि जो है भारत के दक्षिण में श्रीलंका अवस्थित है, ये आपको जब मैप देखते हो यानी मानचित्र देखते हो तभी आपको पता चलेगा, क्योंकि ऊपर का हिस्सा जो नॉर्थ होता है और नीचे का हिस्सा साउथ होता है उसमें, ठीक है। तो ये ऐसी चीजों पे थोड़ा सा आप ध्यान रखना। और आगे बात करें तो प्रतीक चिन्हों को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि प्रतीक चिन्हों की जरूरत आपको बहुत ज्यादा नहीं है। आपको जब देखना होगा तो एनसीईआरटी के इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि जब मानचित्र की बात करें तो उसमें तीन चीजें मूल रूप से अवेलेबल रहती हैं। आगे अगर हम बढ़े तो पृथ्वी का मानचित्रण अगर आप कर रहे हो तो पृथ्वी में मानचित्रण क्यों कठिन हो जाएगा, जब हमें भारत का ही नक्शा बनाने में कठिनाई होगी। क्यों? क्योंकि ये जो है बहुत बड़ा एरिया। फॉर एग्जाम्पल देखो, नक्शे पे मत जाना, मैं नक्शा नहीं एग्जैक्टली बना रहा हूँ, जस्ट मैं आपको साइन के तौर पे बता रहा हूँ कि भारत का ही नक्शा बनाना आसान नहीं, एक छोटे से पेपर पे उतारना। तो पूरी पृथ्वी का नक्शा आपको उतारने में दिक्कत आएगी। पहला कि बड़ा एरिया है, दूसरी चीज कि पृथ्वी गोल है। अब पृथ्वी जब गोल है तो उसको आप जब पेपर पे उतारोगे, ये 3D आयाम में, यानी कि अगर पूरा कहें तो एक ठोस पिंड की तरह है, गोल पिंड की तरह। तो उसको जब आप कट करोगे तो ऐसे लाइंस ऊपर और नीचे ऐसे ऐसे लाइंस बन जाएंगे। तो ऐसे लाइंस बनेंगी तो आप पेज पे ऐसे बनाओगे। कई बार आपने देखा होगा कि मैप को ऐसे दिखाया जाता है, तो वो बेसिकली देशांतरों के आधार पे चीजों को निकाला जाता है। ऐसी चीजें जब बनेंगी तो इसके आधार पे आप एक पेज पे उसको ले सकते हो। तो कागज के समतल पृष्ठ पर गोलाकार वस्तु को अगर आपको उतारना है तो उसके लिए ध्यान रखना होगा कि आप उसके बीच के कट को ध्यान में रखते हुए चीजों को रखेंगे।
यानी उनकी अवस्थिति को बताएंगे, जबकि वो दूरी ज्यादा दिखेगी लेकिन होगी नजदीक, क्योंकि गोलाकार वस्तु को जो है ना पेज पे उतारना संभव नहीं है, एक चौकोर पेज पे उतारना संभव नहीं है। ये वास्तविक तौर पे ध्यान रखना होगा आपको। निर्देशों को समझना से ज्यादा इंपॉर्टेंट अब यहाँ पे हो जाता है दूसरा हिस्सा, अक्षांश। अक्षांश क्या होता है? अक्षांश के बारे में अगर आपको जानना है तो सबसे पहली बात भूमध्य रेखा के बारे में आप जानिए, ठीक है, भूमध्य रेखा के बारे में जानिए। दूसरी चीज जानिए कि केंद्र, ठीक है, अब केंद्र से जो कोण बनाती हुई रेखा होगी, जो 0 डिग्री की रेखा होगी, वो भूमध्य रेखा बोली जाती है। अब जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ोगे तो क्या होगा, कोण जो है का मान बढ़ता जाएगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करके करते करते जो अक्षांश होते हैं वो 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में अवस्थित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा 0 से लेकर के 90 डिग्री। अब अक्षांशों की अवस्थिति हो गई। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है इसमें, आपको जैसे जैसे आप अक्षांशों पे अगर कहें तो, अगर कहा जाए तो ये काल्पनिक रेखा के तौर पर होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। तो अब यहाँ पे जो चीजें दी गई हैं उसको समझो। अक्षांश भूमध्य रेखा से इसकी दूरी, इसी दूरी को मापता है कि कहाँ कितनी दूरी है, ठीक है। बेसिकली जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ बढ़ोगे तो उस तरफ जो है कितनी दूरी बन रही है वो आपको बताता है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको पूर्व से पश्चिम भूमध्य रेखा के समानांतर जो है आप नई अक्षांश रेखाएं जब खींचोगे तो जैसे आप ध्रुवों की तरफ बढ़ोगे उनकी पूरी अगर कहें तो, अगर ये परिमाप कह लीजिए या परिधि कह लीजिए, वो जो है छोटी होती जाएगी। 0 डिग्री पे सबसे बड़ा जो है अगर कहें तो परिधि बनती है, और उसके ऊपर जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे तो 90 डिग्री पे सबसे छोटी यानी कि एक तरीके से शून्य परिधि हो, एक बिंदु के तौर पर, ठीक है। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो परिधि, अक्षांशीय परिधि जो होती है, अक्षांशों की परिधि जो होगी वो घटती चली जाएगी ऊपर की तरफ। अब मैं एक चीज यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगा कि 23.5 डिग्री अक्षांश और 65 डिग्री अक्षांश में किसकी परिधि जो है छोटी होगी, ठीक है, परिधि किसकी छोटी होगी आप ये मुझे कमेंट करके बताइए। दूसरा अब जो इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे आप समझ लो कि विषुवत रेखा पे जो विषुवत जो वृत्त होगा, यानी कि जो अक्षांश का वृत्त बनता है, अक्षांशीय वृत्त, तो विषुवतीय वृत्त जो होगा, विषुवत रेखा का से संबंधित जो वृत्त होगा वो सबसे बड़ा परिधि का होता है, और 90 डिग्री पे जैसे जाओगे वो सबसे छोटा हो जाएगा। क्लियर? सबसे छोटा जो वृत्त होगा उसका परिधि अगर बात करें तो वो सबसे छोटा होगा 90 डिग्री पे, और सबसे बड़ा जो होगा वो विषुवत रेखा पे होगा। देखो अक्षांशों के बारे में एक चीज और ध्यान रखना, इनको समानांतर भी कहा जाता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो अक्षांश और जलवायु के बीच में एक संबंध है, ये संबंध मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट कर रहा हूँ ताकि इस बुक के हिसाब से आप चीजों को समझ जाओ। अक्षांश जैसे जैसे बढ़ेगा, अक्षांश का कोण जो है जैसे जैसे बढ़ेगा, सूर्यताप की मात्रा उतनी ही कम होती जाएगी। सूर्यताप की मात्रा, अक्षांश बढ़ रहा है तो सूर्यताप की मात्रा क्या होगी, वो कम होती जाएगी। यानी 1 डिग्री 2 डिग्री 10 डिग्री 15 डिग्री 25 डिग्री जैसे आप बढ़ाओगे वैसे वैसे उसका जो है सूर्यताप की प्राप्ति की मात्रा जो है वो कम होता जाएगा। तो इससे क्या होगा, अगर यहाँ पे कहा जाए तो तापमान में गिरावट होगी। अक्षांश बढ़ने पे क्या हो जाएगा, इसका मतलब हुआ ताप में गिरावट। अब जब ताप में गिरावट आएगी तो जहां 0 डिग्री पे उष्ण कटिबंध, उष्ण जलवायु थी, वहीं 9 अगर कहें तो 65 डिग्री के आसपास, आप ऐसे समझ लो 65 डिग्री के आसपास शीत जलवायु हो जाएगी, और 90 डिग्री के आसपास जाते ही आपकी ध्रुवीय, 90 डिग्री बोल रहा हूँ बट उससे पहले ही हो जाता है ध्रुवीय, ध्रुवीय जलवायु, ठीक है। अब ध्रुवीय जलवायु होगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे
आपका अक्षांश बढ़ रहा है, मतलब अक्षांश देख रहे हो आप बढ़ रहा है, वैसे ही तापमान में गिरावट होगी और जलवायु में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, आप इसको जो है ध्यान रखेंगे। अक्षांश की डिग्री जैसे बढ़ेगी वैसे ही तापमान में गिरावट होगी और उष्ण से शीतोष्ण और शीत और फिर ध्रुवीय जलवायु का क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा जैसे जैसे आप आगे बढ़ते। अब एक और चीज यहाँ पे मुझे आपको पूछना चाहिए कि देखो, ठीक है, ये हमने बताया कि वो हो जाएगा, लेकिन कुछ समय में आप देखते होंगे कि तापमान बहुत कम हो जाता है और कभी कभी तापमान बहुत ज्यादा होता है। और ये विशेष करके जो स्थिति आपको देखने को मिलेगी वो कर्क से मकर रेखा के बीच में आपको ज्यादा महसूस होती है, लेकिन अंतर जो है ज्यादा ऊपर के हिस्से में देखने को मिलेगा। अब दूसरी चीज जो है, ऊपर का मतलब ध्रुवीय क्षेत्र की बात नहीं कर रहा, शीतोष्ण क्षेत्रों में आपको ज्यादा देखने को मिलता है, उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्रों। अब इसका कारण क्या है? पृथ्वी का झुकाव जो है 23.5 डिग्री पे, यानी पृथ्वी जो अपने केंद्र से 23.5 डिग्री दूरी पे झुकी हुई है। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि सूर्य का जब चक्कर लगाती है अपने परिक्रमण के दौरान, तो इसका जो है क्या होता है कि कभी जो है सूर्य का तापमान उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा होता है, यानी कि सूर्य उत्तरायण हो जाएगा उस समय, और कभी वो दक्षिणायन हो जाता है। तो दक्षिणायन जब होगा तो उस समय क्या होता है कि सूर्य जो है दक्षिण की तरफ होगा तो उत्तर की तरफ उतना सनलाइट नहीं होगा, यानी सूर्य ताप नहीं मिलेगा, तो उधर ठंडक बढ़ जाएगी। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि मौसम में भी परिवर्तन को प्रभावित